Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ कर्नाटका BOE 2018, क्योंकि हमने पहले ही दो पार्ट 10-10 क्वेश्चन करके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसके रिमेनिंग 10 क्वेश्चन थे कर्नाटका BOE 2018 के, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आई होप जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो आप लोगों को अच्छी लग रही है या मैं इस पर कंटिन्यू काम करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में स्पोर्ट्स के लिए आप मुझे यस बोलो कि हाँ आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो, ताकि मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ पे यानी अपने जो फुल BOE एग्जामिनेशंस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। सो दैट स्पोर्ट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे यस लिखिए, ताकि मैं आपके फीडबैक्स को लेकर मैं आगे कंटिन्यू करूं इस वीडियो को। वरना फिर मैं अपना वही वन टॉपिक के जो वीडियोस होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उन पर वर्क करूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या है ना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यानी एग्जामिनेशन में, सो दैट इनसे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी बेनिफिशियल, क्योंकि वन टॉपिक्स के जो वीडियोस होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक कवर होता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर 10 प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व आउट होती है। सो दैट मेरे अकॉर्डिंग तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिस वीडियो और दिस सीरीज़। तो अभी देर न करते हुए क्वेश्चन लेते हैं। जो 21 क्वेश्चन है, हीट एडिशन इन बॉयलर इकोनोमाइजर इज थ्रू, कि भाई इकोनोमाइजर में जो हीट एडिशन होता है वो किसके थ्रू होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है ए है लेटेंट हीट, बी है सुपर हीट, सी है सेंसिबल हीट और डी है ऑल द अबव। देखा जाए तो इनिशियल लेवल में यदि फीड वाटर को हीटअप करते हैं वो क्या होता है, वो विद द हेल्प ऑफ सेंसिबल हीट से होता है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है सी है सेंसिबल हीट। आपको पता होना चाहिए कि सेंसिबल हीट होता क्या एक्चुअल में। सेंसिबल हीट होता है द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू द बॉइलिंग टेम्परेचर, कि भाई जो अपना जो वाटर का जो टेम्परेचर है अप टू 100 डिग्री तक रीच करने के लिए जो हीट एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड द सेंसिबल हीट। तो इसका आंसर क्या रहा, सेंसिबल हीट। अभी जो 22 क्वेश्चन है वो है पीएच वैल्यू इज बी मेंटेन इन फीड वाटर, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी मेंटेन करते हैं हम फीड वाटर में। यदि यहाँ पे कोई बॉयलर नहीं आपको दिया गया है कि वो बॉयलर में कितनी मेंटेन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जनरली पूछा गया है कि फीड वाटर कितनी, यानी फीड वाटर वो हो सकता है किसी हीट एक्सचेंजर को दे रहे हैं। इवन देखा जाए तो एक बॉयलर भी यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन BOE तो है तो सो दैट बॉयलर तो नेसेसरी है। सो दैट क्या है जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है ए है 8.8 to 9.2, बी है लेस देन 8.3, सी है 9.5 और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ को बताना चाहूँगा कि ये pH वैल्यू क्या है और ये कितनी क्यों ज़रूरी है। कि द pH रेंज फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ कॉपर एंड कॉपर alloy was lower than copper steel a little bit, so that the optimum pH for the system used for both metal was 8.8 to 9.2। कि भाई देखो जो भी हमारे जो कार्बन स्टील है या फिर एलॉय स्टील की जो हमारी ट्यूबें बनी होती है, या सुपर हीटर की लगा लो या फिर वाटर वॉल पैनल्स की लगा लो, या फिर अदर कोई अपने पूरे सर्किट में अदर कोई कॉपर या कॉपर एलॉय की जो ट्यूब्स है, तो इन दोनों मेटल के लिए जो pH वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे सुटेबल है 8.8 to 9.2। क्योंकि इस pH लेवल पे जो हमारा डिग्रेडेशन होता है बॉयलर ट्यूब्स का, वो क्या है केमिकली देखा जाए तो वो बहुत कम होता है। सो दैट इज द pH वैल्यू ऑफ 8.8 to 9.2 इज बेटर फॉर द कॉपर एंड कॉपर एलॉय एंड स्टील एलॉय टाइप मटेरियल्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं, जो है 23rd क्वेश्चन है कि फिश माउथ ओपनिंग इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, कि भाई फिश माउथ ओपनिंग है वो किस टर्म को डिस्क्राइब करती है फॉलोइंग दिस टर्म्स। जो ऑप्शंस दे रखे हैं, बी है फैन इम्पेलर क्रैक, बी है मिल गियर बोथ क्रैक, सी है बॉयलर ट्यूब फेलियर, डी है FD फैन ब्लेड क्रैक।
देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ यदि हम कभी हमारा बॉयल स्टॉपेज हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ या फिर कभी हमारा ट्यूब पंचर हुई होगी, तो जब आपने देखा होगा जब हम बॉयलर ट्यूब्स को काट के निकालते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे जो फिश माउथ की ओपनिंग तरीके से ट्यूबें बर्स्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि जो इसका आंसर है वो है सी, बॉयलर ट्यूब फेलियर, की जो फिश माउथ ओपनिंग होती है जैसे कि फट जाती है, एकदम ऐसे करके फट जाती है। तो ये क्या है, वो जिस तरीके से फिश को का माउथ होता है वो क्या है, उस तरीके से ट्यूबें फटती है। सो दैट उसी शेप्स को लेकर क्या है, इसका क्या बोल दिया है, फिश माउथ। तो ये क्यों होती है, ट्यूब मे बी बस्ट ड्यू टू द स्टारवेशन एंड ओवर हीटिंग, ओपनिंग ऑफ दिस बस्ट लुक लाइक माउथ फिश, जो मैंने बता चुका, जो जिस तरीके से ये ट्यूबें पंचर होती है, फटती है, वो मछली के मुंह के आकार की तरह होती है। सो दैट इट इज कॉल्ड द फिश माउथ ओपनिंग्स। अब 24 है हाइड्रा स्टेप इज माउंटिंग ऑन। हाइड्रा स्टेप यानी कि कहाँ पे माउंट होता है। ऑप्शंस दिए हैं, ए ड्रम, बॉयलर ड्रम, बी है इकोनोमाइजर, सी है रीहीटर, डी है सुपर हीटर। तो हाइड्रा स्टेप आप काफ़ी नॉन टर्म है इन द सेंस देखा जाए। काफ़ी नॉन टर्म का मतलब ये है कि मोस्टली क्या है, हम बॉयलर का जो गीज गिलास है उसको फ्लश आउट करने जाते हैं, जो हमारे फर्स्ट क्लास भाई है, वो क्या है, वो जब भी जाते हैं तो उसके साथ में क्या है, जैसे ड्रम गेज गिलास लगा होता है, उसके साथ में ही मिडिल वे में क्या है, हाइड्रा स्टेप लगा होता है। तो क्या काफ़ी फैमिली टर्म है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि लेकिन जो हमारे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास भाई लोग हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग लेवल के लोग हैं, तो उनको तो ये चीज़ें पता होती है। लेकिन जो हमारे सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में उन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। इन द सेंस देखा जाए तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द हाइड्रा स्टेप। हाइड्रा स्टेप इज ए ड्रम लेवल कंट्रोलिंग डिवाइस या फिर ड्रम लेवल मेजरमेंट डिवाइस। कि भाई जो अपना हाइड्रा स्टेप है वो भी एक जो ड्रम लेवल को मेजर करके या अपनी DCS पे शो कराता है। तो एक्चुअल में होता क्या है हाइड्रा स्टेप, मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रा स्टेप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इंस्टॉल विद ए वाटर कॉलम अटैच टू द बॉयलर। कि भाई जो बॉयलर के साथ जो वाटर कॉलम अटैच होता है, जो आपने देखा होगा कि एक ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब टाइप का वहाँ से कनेक्शन लेकर ड्रम से, तो क्या है वो एक वाटर कॉलम से में फिटिंग होती है। तो जब 1/2 इंच की जो लाइंस होती हैं वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में उसको कनेक्ट की होती हैं। तो क्या है, जो स्टीम है और वाटर है वो वाटर कॉलम में दोनों ही होते हैं। तो क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगी होती है। आपने देखा होगा छोटी छोटी तारें, बारीक बारीक तारें, उसमें काफ़ी देखा जाए तो अब वो 100 होती हैं। तो क्या है, वो इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं। तो उनका क्या काम होता है, द इलेक्ट्रोड आर पोजिशन अबोव एंड बिलो द वाटर लेवल एंड स्टॉप चेंज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडिशनल इलेक्ट्रोड आइडेंटिफाइज द वाटर लेवल। कि भाई जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो दोनों जगह, जो मैं बता चुका हूँ कि वो वाटर लेवल तक भी होती है, जो अपना 50% तक वाटर लेवल होता है और 50% स्टीम रीजन्स होता है, क्या दोनों तरफ में ही लगी होती है। और वो क्या करती है, वो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस के हेल्प से वो क्या है, वाटर लेवल हमें इंडिकेट कराती है। यदि देखा जाए तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है रेजिस्टिविटी। तो क्या है, जब भी इसमें हम अब मैं थोड़ा सा वर्ड एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, जो भी हमारे, क्योंकि हमारे वीडियो सभी लेवल के लोग देखते हैं, सो दैट सभी के लिए हमें होता है कि हम अपना एक बेस्ट आउटपुट आप तक लेके आएँ। तो इसमें जो रहेगा क्या, दैट इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाटर एंड स्टीम इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेसिस्टिविटी। कि भाई जो भी दोनों की जो स्टीम रीजन है, वाटर रीजन है, उसको डिटेक्ट करने के क्या है विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टिविटी से क्या होगा कि भाई हम उसका जो एग्जैक्ट लेवल है ड्रम का, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इन रेसिस्टिविटी बिटवीन द टू स्टैटिक ओवर द सैचुरेशन रेंज व्हेन ए वोल्टेज अप्लाइड टू द टिप condition take place between tip and inside the wall of column when the resistance of
probe is less than 100K, it represents the water percentage in the drum. If greater than the 100K, then it show the steam regions. कि भाई जब भी हम इन इलेक्ट्रोड्स में वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो एट दैट टाइम होता क्या है, क्या है वाटर कॉलम और इलेक्ट्रोड के उसमें क्या है रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. यदि वो रेजिस्टेंस अपना 100K से नीचे है वो क्या करेगा, वो वाटर को सोक करेगा. यदि वो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है वो 100K होगा, तो वो क्या है, वो डिनोट करेगा स्टीम रीजन इनसाइड द वाटर कॉलम. तो सो दैट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा स्टेप वी कैलकुलेट एग्जैक्ट लेवल ऑफ ड्रम ड्यूरिंग द ऑपरेशन कंडीशंस. आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. यदि आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूँगा इसके लिए. तो बट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, यही हमारा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं, जो है 25. 25 में हमें पूछा गया है कि भाई फ्लेम इंटेंसिटी इन ए बॉयलर इज सेंस्ड बाय, कि भाई जो फ्लेम की जो इंटेंसिटी है वो किसके द्वारा सेंस की जाती है. इग्नाइटर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इग्नाइटर तो इग्निशन कराने के काम आता है. बी है स्कैनर, जो स्कैन करने का काम आता है. सी है कैमरास, डी है ऑल द अबव. जो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर है वो है कैमरास. आपने देखा होगा कि इवन मोस्टली बड़े बड़े बॉयलर्स में लगे होते हैं, जैसे कि ऑयल फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें थर्मल कैमरास लगे होते हैं. इवन देखा जाए तो आपको जो किलन्स होते हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रीज में होते हैं, उसमें भी थर्मल कैमरास यूज़ किए जाते हैं, जो कि रेड स्पॉट को इंडिकेट कराते हैं कि भाई अपनी किलन में रेड स्पॉट यानी रेड कौन सी रीजन्स में. यानी देखा जाए तो कई बार क्या होता है, किलन्स के अंदर क्या है रिफैक्ट्री लगी होती है. रिफैक्ट्री क्या है, उखड़ जाती है या फट जाती है. एट द टाइम वहाँ पे क्या है ओवर हीटिंग रेंज हो जाता है, तो वो वहाँ पे क्या होगा कि वो रेड स्पॉट को इंडिकेट कराएगा. तो क्या है, जो ये थर्मल कैमरास होते हैं वो रेड स्पॉट को डिटेक्ट कर लेते हैं. तो सो दैट कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी ना क्रिएट हो या फिर प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो, तो क्या है हम इमीडिएट से उसके रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं और उसको हम शटडाउन की हेल्प से उसको दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं. तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कैमराज, थर्मल कैमराज यूज़ करते हैं. यदि आपको लगता है कि भाई स्कैनर भी यूज होते तो सो दैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आपको लगता है कि इन क्वेश्चन आंसर में से कोई भी मैं ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जा रहा हूँ, यदि आप कुछ और भी एडअप कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें सजेस्ट कीजिए. आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी एप्रिशिएशन होता है. और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छे लेवल तक अपनी नॉलेज शेयर करें, ताकि सब इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके और हमारे जो भी बोले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंजीनियर या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट है इससे अवेयर हो और इससे बेनिफिट ले सकें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हो, वो 26 से. अब वो है बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर हैव, कि जो बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर होते हैं वो क्या क्या चीज़ें लिए होते हैं. ओनली एफडी फैन, बी है ओनली आईडी फैन, बोथ एफडी फैन एंड आईडी फैन, नन ऑफ द अबव. तो बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है कि वो विद द हेल्प ऑफ बोथ द फैंस आर जनरेटेड इनसाइड द बॉयलर फर्नेस. तो सो दैट दिस क्वेश्चन आंसर इज शुड बी सी, बोथ एफडी फैन एंड आईडी फैन. इसके बारे में बैलेंस ड्राफ्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्या, ताकि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं. तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता तो काफ़ी 30 से 40 मिनट का वीडियो बन जाता है. सो दैट आप इसको बोलते हो सर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है. सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं, वो है 27. फॉर रेगुलेटिंग द स्टीम फ्लो इन बॉयलर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, विच इज़ ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड. कि भाई स्टीम फ्लो को रेगुलेट करने के लिए पावर प्लांट्स में किन का यूज़ किया जाता है. ग्लोव वाल, बी है कीट वाल, सी है चेक वाल, एनी ऑफ द अबव. देखा जाए तो मोस्टली जो स्टीम लाइन में जो यूज होते हैं वो होते हैं ग्लोव वाल, क्योंकि इसकी जो आइसोलेशन प्रॉपर्टी है वो इन गेट वाल और चेक वाल से कहीं ज़्यादा है. सो दैट जो भी मोस्टली अकॉर्डिंग टू द IBR मोस्टली क्या है ग्लोव वाल ही स्टीम लाइन पाइपलाइन में यूज किए जाते हैं. तो सो इसका आंसर रहेगा ए, ग्लोव वाल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं, वो है 28.
इन वाटर वॉल ऑफ मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर द वाटर फ्लो फ्रॉम, कि भाई जो अपनी वाटर वॉल पैनल्स होते हैं मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर्स के, जो उसमें वाटर फ्लो किस तरीके से करता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हॉरिजेंटली, एनी ऑफ द वो। देखा जाए जब हमारा स्टीम जो इसका सर्कुलेशन देखा जाए वाटर वॉल पैनल्स में क्या होता है, वो होता है कि भाई जो वाटर होगा वो ड्रम से डाउन कॉमर में आएगा, डाउन कॉमर्स के थ्रू, वाटर पैनल के थ्रू जो स्टीम जनरेशन प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी तो क्या है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस क्या है, वाटर क्या है बॉटम टू टॉप की तरफ मूव आउट होगा। तो एक ऐसा सर्कुलेशन, इसको हम सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो क्या है वो क्या रहेगा, जो वाटर वाल मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर में जो वाटर फ्लो रहेगा वो बॉटम टू टॉप रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं, वो है इन ए जेट कंडेंसर द मिक्स ऑप्शंस दे रखे हैं। देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। भाई जो जेट कंडेंसर होते हैं, देखो एक तो जो हम मोस्टली यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो सरफेस कंडेंसर होते हैं उसमें क्या है, सैलिन ट्यूब टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है अपना। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा होगा जो सर्कुलेटिंग वाटर होता है वो इनसाइड द ट्यूब होता है, और आउटर साइड क्या है अपना जो कंडेंसेट जो स्टीम होती है उसको कूल डाउन करने के काम आता है। लेकिन क्या है उसमें हम क्या है जो अपना कंडेंसेट जनरेट होता है हम उसको रीयूज कर लेते हैं बॉयलर में। लेकिन इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो जेट कंडेंसर में होगा क्या जब देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर, क्या है उसमें जो स्टीम है जो कूलिंग वाटर की जो है वो डायरेक्टली मिक्सअप होते हैं, सो दैट उसमें जो क्या है जो हमारा कंडेंसेट जनरेट नहीं होता, तो हम क्या उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर पाते, सो दैट देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर टेक प्लेस इन द जेट कंडेंसर। कि भाई जो ए ऑप्शन रहेगा उसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जेट कंडेंसर डायरेक्टली स्प्रे करता है जो अपनी लास्ट स्टेज में जो स्टीम होती है उसको क्या है कूल डाउन करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो है 30 द स्पीड ऑफ रोटरी एयर प्रीहीटर। कि भाई जो अपनी रोटरी एयर प्रीहीटर होते हैं बड़े बड़े सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में जो रोटरी एयर प्रीहीटर लगे होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है। ऑप्शन है 10 to 20 RPM, बी है 100 to 200 RPM, और सी है 15 to 100 RPM, डी है 1 से 2 RPM। तो देखा जाए तो इनकी रोटेशन क्या है बिल्कुल काफ़ी कम होती है। देखा जाए जो नॉर्मली जो क्या है अपने जो रोटरी रीजनरेटर एयर हीटर है उनकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है नॉर्मल 2 से 3 RPM होती है, इन द सेंस ऑफ यदि एज ए ऑपरेशन गाइडलाइंस जाए तो। लेकिन जो इसका सबसे कम है वो है डी है 1 से 2 RPM। तो सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1 से 2 RPM रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कर्नाटका BOE 2018 के। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर में कोई भी ड्रॉबैक है या कोई भी फॉल्ट है या फिर मैंने प्रॉपर वे से आपको अंडरस्टैंड नहीं कराया है, तो प्लीज़ बिना विदाउट हेजिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो मुझे सबसे पहली बार ही देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता हूँ जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो प्लीज़ यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए कि मैं कमेंट करता हूँ कि मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा इन द सेक्टर ऑफ पावर प्लांट। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। आप मुझे बताइए कि ये सीरीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। ये आपको लगता है कि आपको इससे काफ़ी बूस्टअप मिल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सर आप इसको कंटिन्यू कर रखें, और यही नहीं करना तो आप मुझे बताओ, फिर मैं इसको फिर अदर सेक्शंस में लेके जाऊँगा और आपके जो रेगुलर वीडियोस होते हैं जो आपके रिक्वेस्ट है उस पर काम करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर
क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।